Good morning. Myself Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की आज की सीरीज में हम लोग एलएलबी सेकेंड ईयर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विधि द्वितीय वर्ष के विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 44, धारा 44 सहस्वामी द्वारा अंतरण ट्रांसफर बाय वन को ऑनर टॉपिक पर आज चर्चा करें। एक सहस्वामी द्वारा अंतरण धारा 44 संपत्ति अंतरण अधिनियम की यह बताती है कि अगर सहस्वामी से हम क्या समझते हैं, एक से अधिक स्वामी किसी संपत्ति के, अब उनमें से एक स्वामी द्वारा अर्थात एक सहस्वामी द्वारा कोई संपत्ति अंतरित की जाती है। एक स्वामी द्वारा मान लीजिए एक संपत्ति है और उसके एक से अधिक 2 या 3 व्यक्ति मिलकर के उसे खरीदते हैं तो वो उसके सहस्वामी होंगे। अब उनमें से किसी एक को ओनर द्वारा, एक सहस्वामी द्वारा अंतरण किया जाता है तो उसका क्या इफेक्ट होगा, इसे हम सेक्शन 44 में पढ़ेंगे। Where one of two or more co-owners of immovable property legally competent in that behalf transfers his share of such property or any interest therein, the transferee acquires as such share or interest, and so far as is necessary to give effect to the transferor's right to joint possession or other common or part enjoyment of the property, and to enforce a partition of the same, but subject to the conditions and liabilities affecting at the date of transfer the share or interest so transferred। अर्थात धारा 44 हमें यह बताती है कि जहां स्थावर संपत्ति के 2 या अधिक सहस्वामियों में से एक जो ऐसा करने के लिए वैध रूप से सक्षम, ऐसी संपत्ति में अपना अंश, इट मीन्स कि जो उसका शेयर है, जितना उसने पैसा उस पर लगाया है, या कोई हित अंतरित करता है, वहां अंतरिती ऐसे अंश या हित के बारे में और वहां तक जहां तक उस अंतरण को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हो, संपत्ति पर संयुक्त कब्जा रखने का, अर्थात जॉइंटली जो उनका पोजीशन है वो रखने का, या संपत्ति का अन्य सामान्य या भागिक उपयोग या उपभोग करने का और उस संपत्ति का विभाजन कराने का अंतरक का अधिकार अर्जित कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जो ऐसे अंतरित अंश या हित पर अंतरण की तारीख को प्रभाव डालने वाली शर्तों और दायित्व के अधीन। अर्थात हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी के जब एक से अधिक स्वामी, 2 या अधिक सहस्वामी, उनमें से प्रत्येक सहस्वामी उसे अंतरित करने के लिए या अपना कोई अंश या कोई हित अंतरित करने के लिए वैध रूप से सक्षम है, अर्थात लीगली उसकी कैपेसिटी है कि वो अपना शेयर अंतरित कर दे। वहां जब वो अंतरित करता है तो जो ट्रांसफरी होगा, जो वो ले लेता है उसे, वो ऐसे अंश या हित के बारे में उस अंतरण को जहां तक
उसके उपभोग करने का राइट है या उस संपत्ति के विभाजन कराने का है, वो अधिकार वहां पे अर्जित कर लेता है, अंतरक का अधिकार अर्जित करता है। साथ ही जब वो ये अधिकार अर्जित कर लेता है तो ऐसे अंतरित अंश या हित पर अंतरण की तारीख को वो सारे प्रभाव डालने वाली शर्त और दायित्व भी उसके ऊपर अधिरोपित होंगे। अर्थात जो उन सब सहस्वामियों पर दायित्व या लाइबिलिटी जो भी थी, जैसे मान लीजिए कोई संपत्ति है और उस संपत्ति पे लाइबिलिटी है, कोई ऋण है, तो वो उन सब दायित्वों के अधीन उस अंतरिति को मिलेगी। Where the transferring of a share of a dwelling house belonging to an undivided family is not a member of the family, nothing in this section shall be deemed to entitle him to join possession or other common or part enjoyment of the house. सिर्फ और सिर्फ जहां की किसी अविभक्त कुटुंब के रेजिडेंस की या उस निवास गृह की जब बात आती है तो उस अंश का अंतरिति उस कुटुंब का सदस्य नहीं है, वहां सेक्शन 44 जो है वो उस गृह पर संयुक्त कब्जा रखने का या कोई दूसरा सामान्य या भागी उपभोग करने का अधिकार या उसका हकदार नहीं समझी जाएगी। अर्थात बहुत सारे एक्ट में आपने देखा होगा कि जॉइंट जो प्रॉपर्टीज होती है, अविभक्त कुटुंब जो होता है, जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी जो होती है, वहां पे जहां वो लोग संयुक्त कब्जा रखते हैं, जॉइंटली पोजीशन है, वहां या उस उपभोग को अंतरित करने वाली सेक्शन 44 में वो कभी भी नहीं समझी जाएगी। अर्थात हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि सेक्शन 44 में वह संपत्ति जो कि पार्टीशन की जा सके वही सहस्वामी द्वारा अंतरित की जा सकती है। सेक्शन 44 सहस्वामी के अंतरण से संबंधित है। सहस्वामी जहां पे मिल करके एक से अधिक किसी संपत्ति के स्वामी है, दो या उससे अधिक लोग वहां पे स्वामी है। सेक्शन 44 द्वारा जब अंतरण किया जाता है तो जो खरीदार होगा, या फिर इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सेक्शन 44 के अनुसार जो अंतरिति होगा, ट्रांसफरी होगा, वो उस हिस्से तक पहुंच जाएगा, हिस्सेदार के उस शेयर तक पहुंचेगा जिसका शेयर उसने खरीदा है। अर्थात अब वो बाकी लोगों के साथ सहस्वामी या फिर अंतरणकर्ता को बंटवारा करा लेने का अधिकार मिल जाता है। उसको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो उस सहस्वामी के थे। अब मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति संयुक्त संपत्ति में कोई हिस्सा बेच देता है तो उसका क्या होगा? इसे हम नीचे दिए गए एक केस पीसी मलिक वर्सेस रेणुका जैना AIR 2007 उड़ीसा हाईकोर्ट 65 के द्वारा समझ सकते हैं। यहाँ पे न्यायालय ने कहा कि संयुक्त संपत्ति में जो हिस्सेदार हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को या घर से बाहर वाले किसी व्यक्ति को बेचे गए हिस्से को नहीं खरीद सकते, क्योंकि सेक्शन 44 जो है वो पहले ही इसका एक्सेप्शन जो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि वेयर द ट्रांसफर ऑफ ए शेयर ऑफ ए ड्वेलिंग हाउस बिलोंगिंग टू एन अनडिवाइडेड फैमिली, अर्थात अनडिवाइडेड फैमिली जहां जो कि अविभक्त कुटुंब है, इज नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली, जो उस फैमिली का मेंबर नहीं है।
यहाँ पे उस संपत्ति को या उसको कोई भी नहीं खरीद सकता। अर्थात जो को ऑनर हैं वो उपभोग का राइट तो रखते हैं, बट संपत्ति नहीं बेच सकते, अपने शेयर को उसमें से नहीं बेच सकते, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो पुश्तैनी मकान होते हैं वहां कोई व्यक्ति किसी का हिस्सा खरीद सकता है, चाहे सह हिस्सेदार जो है वो बाहरी व्यक्ति, वह कब्जा मांग सकता है और साथ साथ उपभोग का अधिकार भी पाता है। सेक्शन 4, जिसे हम लोग सेक्शन 44 के एक्सेप्शंस में पढ़ेंगे, जिसे मैंने सेकंड पॉइंट पे लिखा है पार्टीशन एक्ट सेक्शन 4। अगर ऐसी कोई संपत्ति है वहां वह सभी सहिस्सेदारों को ये छूट मिलती है या ये छूट देती है कि बाहरी व्यक्ति को बिका हुआ भाग खरीद ले। अर्थात आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, हक सुफा, प्रीएम्पशन, हक सुफा का अधिकार दिया जाता है। हक सुफा से मतलब है कि जब ऐसी संपत्ति जो विभाजित नहीं की जा सकती, वहां पे उस फैमिली के लोग प्रायर राइट रखते हैं या पहले उनका अधिकार है कि वो इस संपत्ति को खरीद सके बाहरी व्यक्ति के आने से पहले, ताकि घर की संपत्ति घर में ही बनी रहे। पीसी मलिक बनाम रेणुका जैना के वाद में भी न्यायालय द्वारा यही कहा गया कि ऐसा कोई अधिकार सेक्शन 44 द्वारा नहीं दिया गया कि सह हिस्सेदार हक सुपा का अधिकार रखते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 44 के एक्सेप्शंस की। अपवाद, रेजिडेंस, जॉइंट फैमिली का जो रेजिडेंस है, पुश्तैनी जो मकान होते हैं या जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसे मकान में अगर कोई अपने हित का अंतरण कर दे और अंतरित संयुक्त परिवार का सदस्य नहीं हो, तो ऐसे अननोन व्यक्ति को उस मकान में परिवार के अन्य हिस्सेदारों के बीच व उनके साथ संयुक्त कब्जे का अधिकार नहीं हो, ना ही उसे जो उसका हिस्सा होगा उसके उपभोग का अधिकार होगा। ऐसे मामलों में बंटवारे का राइट रहेगा। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उसकी कोई पुश्तैनी हवेली है, उसमें 4 भाई मिलकर रहते हैं, अब उनकी फैमिलीज रहती हैं। अगर एक व्यक्ति उनमें से एक अपना हिस्सा बेचना चाहे, किसी अजनबी के पक्ष में अगर वो अपने हिस्से का अंतरण करे, तो उसका अधिकार यहाँ पे ऐसा करने से उसे रोकेगा, क्योंकि यहाँ उसका अधिकार केवल और केवल बंटवारे का है। पार्टीशन एक्ट सेक्शन 4। भी यही कहता है कि सेक्शन 44 और सेक्शन 4 जो है वो सह स्वामी को अचल संपत्ति के अविभाज्य हिस्से को
क्रय करने का अधिकार देते हैं। सेक्शन 4 पार्टीशन एक्ट का सेक्शन 44 प्रॉपर्टी एक्ट का सप्लीमेंट पार्ट है। इसे हम राम एंड अदर्स वर्सेस रामकिशन AIR 2010 इलाहाबाद 125 द्वारा समझ सकते हैं। इस केस में संयुक्त परिवार की संपत्ति में किसी हिस्सेदार का हिस्सा खरीदने वाला उस जॉइंट फैमिली में या रिहायशी मकान में रह सकता है क्या? कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि ऐसा अधिकार खरीदार को नहीं मिल सकता। जो जॉइंट फैमिली के सदस्य हैं वो बंटवारे का राइट रखते हैं। आफ्टर पार्टीशन वो अपने हिस्से का अंतरण कर सकता है। अर्थात जैसा हमने सेक्शन 44 के सेकंड पार्ट में देखा कि जहां किसी अविभक्त कुटुंब के निवास गृह के किसी अंश का अंतरिति उस कुटुंब का सदस्य नहीं है, वहां इस धारा की कोई विवाद उसे उस निवास स्थान पे या उस घर पे संयुक्त कब्जा रखने का या कोई दूसरा सामान्य या भागिक उपभोग करने का हकदार करने वाली नहीं समझी जाएगी। इसी तरह सुशील कुमार गुप्ता वर्सेस अनिल कुमार गुप्ता AIR 2007 दिल्ली 2551 इस मामले में भी न्यायालय के सामने यही प्रश्न फिर से आया कि किसी घर में हित प्राप्त अंतरिति ने बंटवारे का वाद दायर किया। संपत्ति अंतरण अधिनियम का उद्देश्य स्थावर संपत्ति को बाहरी लोगों से बचाना है। फैमिली के लोग उपभोग का राइट रखते हैं। ऐसी संपत्ति जो विभाजित न की जा सके उसमें बाहर के लोगों का प्रवेश संपत्ति अंतरण अधिनियम के कई धाराओं में जैसे जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी या ऐसे निवास गृह या रेजिडेंस जो संयुक्त हिंदू फैमिली के हैं जो विभाजित नहीं किए जा सकते, उनमें दूसरे किसी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित करता है। थर्ड है ऑक्शन परचेजर, जैसे नीलामी में कोई संपत्ति दो व्यक्ति मिलकर लेवे तो वहां किसी हिस्सेदार का हिस्सा खरीदने वाला क्रेता बंटवारे की मांग कर सकता है। सिद्धेश्वर मुखर्जी वर्सेस भुवनेश्वर AIR 1953 सुप्रीम कोर्ट 487 इस वाद में सेम क्वेश्चन आया कि किसी नीलामी में संयुक्त हिंदू संपत्ति में किसी हिस्सेदार का हिस्सा खरीदने वाला क्रेता उसे वापस पा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अविभाजित हित संयुक्त संपत्ति में मिलता है। ऑक्शन में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, उसे अपना हिस्सा पाने के लिए विभाजन का मुकदमा दायर करना होगा। अर्थात इन तीनों केस के माध्यम से हमने ये देखा कि संयुक्त संपत्ति जहां पे होती है वहां पे खरीदार को उसमें
विभाजन का हिस्सा शेयर नहीं मिलता है। बंटवारे का कब्जे के अधिकार का बंटवारे की डिमांड वो नहीं कर सकता है। इस प्रकार आज हमने देखा सेक्शन 44 जो सहस्वामी में से किसी एक सहस्वामी द्वारा अंतरण किया जाता है तो क्या प्रभाव रखता है। आगे की क्लास में हम लोग सेक्शन 45 जॉइंट ट्रांसफर फॉर वैल्यू प्रतिफलार्थ संयुक्त अंतरण तथा सेक्शन 46 सुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरण अर्थात जहां पे एक संपत्ति में कई लोग मिलकर के अलग अलग अपना हिस्सा रखते हो तो उनके द्वारा किया गया अंतरण इसे पढ़ेंगे। थैंक यू।